अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जिमल वॉइस। आज की कहानी का नाम है तावाने बगा। ये कहानी इश्क, इंतकाम और गलत फहमी पर मबनी है। इस कहानी में एक बहादुर प्रोसिक्यूटर अनमोल और एक पुरस्कार खुफिया एजेंट मोमिन दुराब अली का जिक्र है। एक गलत फहमी उनके रिश्तों को तोड़ के रख देगी। क्या ये दुश्मनी कभी मोहब्बत में बदल पाएगी? तो जानने के लिए चलते हैं अब कहानी की जाने। इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? और ये तुम्हारे कपड़ों से कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है। रुक जाओ वहीं पर। रात के 2 बजे लाउंज की तारीकी में सर्द और काटदार आवाज गूंजी तो दबी कदमों अंदर दाखिल होते असद के कदम वहीं जम गए। इससे पहले कि कोई वो बहाना सोचता, अचानक लाउंज की तेज बत्ती जल उठी और सामने सोफे पर अनमोल खड़ी थी, जिसकी आंखों में शदीद गुस्सा और एक प्रोसिक्यूटर वाली सख्त तफ्शीश थी। मैं तो एकेडमी में था आपी, वहाँ दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। कल मेरा एक बहुत अहम टेस्ट है, इसलिए देर हो गई। असद ने हकलाते हुए नजरें चुराई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अनमोल ने आगे बढ़कर सख्ती से उसका रास्ता रोक लिया। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो असद। मैं सारा दिन अदालत में झूठ और फरेब देने वालों के चेहरों को पढ़ती हूँ। अकेडमी रात 8 बजे बंद हो जाती है और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। तुम कहाँ थे मुझे सच सच बताओ और मेरी आंखों में देख कर बात कर। अनमोल ने उसकी जैकेट को खींचते हुए इंतहाई सख्ती से पूछा तो असद ने झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। आप हर वक्त मेरी तफ्तीश ही क्यों करती रहती है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर बात का हिसाब दूँ। मेरा दोस्त शाहरुख बीमार था, मैं उसे अस्पताल लेकर गया था, इसलिए देर हो गई। आप ख्वामख्वाह मुझ पर शक कर रही हैं। असद ने एक और झूठ का सहारा लिया। उसकी आवाज में बिला वजह की चिड़चिड़ाहट और बगावत थी, जो अनमोल के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। कौन से अस्पताल गए थे? मुझे पर्ची दिखाओ। और शाहरुख को अचानक क्या हो गया जो तुम्हें रात की इस पहर उसे लेकर भागना पड़ा? अनमोल ने फौरन उसके झूठ को पकड़ा तो असद के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उलझ कर रह गया। अनमोल ने गहरा सांस लिया और अपने माथे को मसलते असद के बिल्कुल करीब हुई ताकि उसकी आवाज अंदर सोई बीमार माँ तक ना पहुंचे। तुम भूल रहे हो असद कि बाबा के जाने के बाद मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हें पाला है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरी उम्र की लड़कियां अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही हैं, लेकिन मैं अब भी मेहनत कर रही हूँ ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। इसलिए नहीं कि तुम आवारा लड़कों की तरह रातों को सड़के पर धक्के खाते फिर और मुझसे आंखें चुराओ। अनमोल की आवाज धीमी लेकिन इंतहाई सख्त और काटदार थी। उसकी आंखों में वो थकन थी जो सालों की मुशक्कत के बाद किसी इंसान के चेहरे पर आ जाती है। मम्मी बीमार है, तुम्हारी इन हरकतों का अंदाजा लेकिन नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे पता है, मगर याद रखना मैं पता लगवा लूंगी। अनमोल के लहजे में गुस्से के साथ साथ एक बहन की तड़क भी शामिल थी। और अगर मुझे पता चला कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल पड़े हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें राह रास्त पर लाना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मुझे झूठ और धोखे से कितनी नफरत है, और मैं किसी मुजरिम को नहीं बख्शती, फिर चाहे वो मेरा सगा पाई ही क्यों ना हो। अनमोल ने उंगली उठाकर उसे आखिरी बार वार्निंग दी और लंबे लंबे कदम उठाती अपने कमरे की तरफ चली गई। असद वहीं खड़ा हाँफ रहा था। उसके दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे मालूम था कि अनमोल कितनी ईमानदार और असूल की पक्की लड़की है, जिसने बाबा के बाद घर का सारा बोझ अकेले उठाया था। वो अपनी बातों में किस हद तक अमल कर सकती थी, लेकिन कॉलेज के आवारा दोस्तों की सोहबत ने असद की आंखों में पट्टी बांधी थी और उसे ये सारी नसीहतें एक बोझ लग रही थी। वो दबे दबे कदमों अपनी माँ के कमरे की तरफ गया और दरवाजे की जड़ से अंदर झांका, जहां दवाइयों के असर से वो गहरी नींद सो रही थी और उनके चेहरे पर बीमारी की जर्दी आया थी। असद को एक पल के लिए शदीद नादामत महसूस हुई कि वो अपनी माँ और बहन को धोखा दे रहा है, लेकिन फिर शाहरुख की बातें और क्लब की तेज मौसीकी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि जिंदगी के मजे करने के लिए होती है और बहनों की गुलामी में इंसान कुछ नहीं कर पाता। उसे लापरवाही से कंधे उचकाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरते ही सो गए। अनमोल अपने कमरे में बेड पर लेटी मुसलसल छत को घूर रही थी। वो एक सख्त गैर प्रोसिक्यूटर जरूर थी, लेकिन अपने एक लौते भाई के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत थी। वो जानती थी कि असद मुसलसल झूठ बोल रहा है और किसी न किसी बुरी सोहबत का शिकार हो चुका है।
उसने फैसला कर लिया था कि वो बसंत की बातों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगी, बल्कि उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी, ताकि उसे किसी भी बुरी सोहबत से बैठने के लिए बचा सके और अपने बाप को दिया गया वादा पूरा कर सके। दूसरी तरफ शर्के के इंतहाई पसमंदा और तारीक इलाके में एक पुराने गोदाम के अंदर गहरा अंधेरा था। यहाँ हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की बू फैली हुई थी, और गोदाम के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर मध्यम से पीली बत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी बमुश्किल चंद कदमों तक जा रही थी। उस मेज के गिर्द कुछ इंतहाई खतरनाक और बदमाश किस्म के लोग बैठे थे, जिनके चेहरों पर दरिंदगी साफ लिखी हुई थी और उनकी हंसी में एक शैतानी खुमार था। उनके दरमियान एक ऐसा शख्स था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक सर्द मेहरी थी। वो मोमिन अली था, जो एक खुफिया इंटेलिजेंट था, और वो इस वक्त एक बहुत बड़े और खतरनाक मिशन पर था। उसे इस गैंग की तलाश में थे जो मासूम लड़कियों को नौकरी और पैसों का झांसा देकर शहर से बाहर और मुल्क पार स्मगल कर दें और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल देते थे। मोमिन ने कई महीनों की घुटन मेहनत के बाद अपना बेस बदल कर, अपनी असल पहचान छुपाकर इस गैंग में शमूलियत इख्तियार की थी, ताकि वो इनके पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ सके और इन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। तुम नए हो, लेकिन तुम्हारे काम करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुम फजूल सवाल नहीं करते और सिर्फ अपने काम से काम रखते हो। गैंग के सरगना ने सगार का धुआं हवा में उड़ाते मोमिन की तरफ देखकर कहा, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट का निशान था। मोमिन ने ताई पुरसुकून अंदाज में अपनी जैकेट की जेब से एक लाइटर निकाला और इसे मेज पर घुमाते हुए बोला, मैं काम सिर्फ पैसों के लिए करता हूं, और जहां पैसा ज्यादा होता है मैं वहां किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। जज्बात और हमदर्दी मेरे असूलों में शामिल नहीं है। मुझे सिर्फ अपने हिस्से से गर्ज है। मोमिन की आवाज़ भारी और इंतहाई रोबदार थी, जिसमें किसी किस्म का कोई खौफ या हिचकिचाहट नहीं थी। वो जानता था कि उन दरिंदों के सामने हल्की सी भी कमजोरी मौत का पुरवाना बन सकती है। सरगना ने एक बहाना कहका लगाया और अपने साथियों की तरफ इशारा करते बोला, तुम जैसे जालिम और बेहिस बंदे ही इस धंधे में कामयाब होते हैं, जो लड़कियों को आंसुओं पर पिघलते नहीं हैं। कल रात हमें एक बहुत बड़ा माल शहर से बाहर निकालना है, और इस अहम काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुमने ये काम सफाई से कर दिया तो तुम हमारे खास आदमियों में शामिल हो जाओगे और दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। सरखना ने आगे झुकते हुए धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। मोमिन ने अंदर ही अंदर सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि उनके लिए खास कामों तक रसाई हासिल कर सके और इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। आपको मायूसी नहीं होगी, बस मुझे वक्त और जगह बता दीजिए, काम हो जाएगा। मोमिन ने खड़े होकर इंतहाई एतमाद से कहा, और सरगना ने उसे बताया कि कल रात क्लब में शीजा नामी लड़की वो माल लेकर आएगी और तुम्हें वहां जाकर उससे मिलना है और आगे की डील फाइनल कर ली है। मोमिन ने इस बात में सर हिलाया और गोदाम से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा ही दिया। बाहर सर्द हवा चल रही थी। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, जैसे मौत का सन्नाटा छाया हो। मोमिन ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सीट पर बैठकर एक गहरा सांस लिया। उसकी जिंदगी में कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत या कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी उसे फिक्र हो। उसकी सारी जिंदगी इन्हीं खतरनाक मिशनों, खून खराबों और अंधेरों में गुजरी थी। उसने कभी अपने लिए कोई ख्वाब नहीं देखा था। वो इन लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले उस नासूर को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रात के गहरे अंधेरे में गायब हो गया, एक नए और ख़तरनाक तूफान का सामना करने के लिए। अगली सुबह अनमोल तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई तो उसकी माँ पहले से वहाँ मौजूद थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी, कैसी तबीयत है बाप की? और दवाइयाँ वक्त पर ली थी ना आपने? रात को पापा की तस्वीर देखकर रो तो नहीं रही थी? अनमोल ने कुर्सी खींचते इंतहाई नरमी और दर्द भरे लहजे में पूछा। रेहाना बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दोनों बच्चों की फिक्र लगी रहती है। असद आजकल बहुत कमज़ोर हो गया है और रात को भी पता नहीं कब आता है। मैं सो जाती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता। दिल घबराता रहता है मेरा। वो ठीक है ना? अनमोल के हाथ एक पल के लिए रुके और दिल में एक खिसक सी उठी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया और अपने चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात लाकर बोली, आप असद की फिक्र ना करें। वो बस अकेडमी में दूसरों के साथ दोस्तों के साथ पढ़ाई में मसरूफ रहता है ना।
میں اس پر نظر رکھتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بابا کا بیٹا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ انمول نے جان بوجھ کر ماں سے جھوٹ بولا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کی بگڑتی طبیعت کسی صدمے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی دوران اسد آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر رات کی تھکن اور بے خوابی نمایاں تھی۔ وہ نظریں چرا کر میز کی طرف بڑھا۔ ناشتہ کرو اور جلدی سے کالج جاؤ، میں آج شام کو خود اکیڈمی آ کر تمہاری کارروائی چیک کروں گی اور تمہارے ان دوستوں سے بھی ملوں گی، سمجھے تم؟ انمول نے سرد اور تفشیشی لہجے میں کہا تو اسد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ انمول کی تیز نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ انمول سے وہیں چھوڑ کر تیزی سے اپنے دفتر کی طرف نکل گئی تھی۔ آج عدالت میں ایک اور جھوٹے مجرم کا سامنا تھا، لیکن انمول کا دماغ بار بار اسد کی طرف جا رہا تھا۔ اسد کالج پہنچنے کی بجائے سیدھا شاہ رخ کے پاس پہنچ گیا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا کہہ کے لگا رہا تھا اور دھوئیں کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ آ گیا میرا لاڈلا، سنا رات کو کیا بنا؟ بڑی بہن نے کلاس لی یا بچ کے؟ کیا وہ پروسیکیوٹر صاحبہ اب گھر میں بھی عدالت لگانے لگی ہیں؟ شاہ رخ نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تو اسد نے بیزاری سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مت پوچھو یار، میں تو تنگ آ گیا ہوں ہر وقت کس تفتیش اور پابندیوں سے۔ وہ مجھ پر شک کر رہی ہیں کہ میں کہاں جاتا ہوں، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جو ہر بات کا جواب دوں۔ مجھے اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، میں ان کے اصولوں پر گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا۔ شاہ رخ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا کہا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو فکر مت کر، آج رات ہم تیری اسی کلب جائیں گے، وہاں وہ بھی آئے گی، وہ بہت کمال کی لڑکی ہے، تو بس وہاں چل، دیکھنا ساری ٹینشن بھول جائے گا۔ اسد کے چہرے پر کلب کا نام سنتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی بہن کی ساری وارننگز اور ماں کی بیماری کو بھول کر ایک بار پھر اس رات کی تاریک اور پرکشش دنیا میں کھونے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ریحانہ بیگم لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب انمول تیز قدموں سے چلتی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی تھکن اور غصے کے آثار نمایاں تھے جو عموماً عدالت کے کسی مشکل دن کے بعد ہوتے ہیں۔ امی، اسد کہاں ہے؟ مجھے اس سے ضروری بات بھی کرنی ہے، انمول نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ریحانہ بیگم نے تصویر روکی اور انمول کی طرف دیکھ کر بولی، وہ تو ابھی تیار ہو کر نکلا ہے، کہہ رہا تھا کہ شاہ رخ کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے، کل اس کا کوئی بہت اہم ٹیسٹ ہے نا؟ انمول نے گہرا سانس کیا اور ماتھے کو مسلتے ہوئے وہیں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اسد پھر کوئی جھوٹ بول کر نکلا ہے۔ وہ کچھ دنوں سے مسلسل بہانے بنا رہا تھا اور انمول کی تیز نظروں سے اس کے یہ بدلتے ہوئے تیور چھپے نہیں تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے فون پر ایک جاننے والے تفتیشی افسر کو میسج کیا اور اسد کے نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ وہ مزید اسد کی باتوں پر یقین کر کے خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے فون کی اسکرین پر ایک میسج ابھرا جس میں اسد کی لوکیشن شہر کی ایک مشہور اور پوش نائٹ کلب کی تھی، اور لوکیشن دیکھتے ہی انمول کا خون کھولنے لگا۔ اسے فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور ریحانہ بیگم کی طرف مڑی۔ امی، میں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں اور اپنے کمرے میں جا کر آپ سو جائیں، مجھے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ ریحانہ بیگم کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن انمول کی جلدی دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اس بات نے سر ہلا دیا۔ انمول تیزی سے گھر سے باہر نکلی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کلب کی طرف روانہ ہو گئی جہاں اسد اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا دل غصے اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا اکلوتا بھائی ان تمام اصولوں کو پامال کر رہا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ کلب کے اندر کا ماحول انمول کے لیے انتہائی اجنبی اور گھٹن زدہ تھا۔ ہر طرف رنگین اور تیز روشنیاں ناچ رہی تھی اور کان پھاڑ دینے والی موسیقی کی آواز سے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ لوگوں کے بے ہنگم ہجوم کے بیچوں بیچ سے راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی نظریں صرف اسد کو تلاش کر رہی تھی۔ کلب کے ایک مدھم روشنی والے تاریک کونے میں مومن دراب علی انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی عقابی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے اسے اپنے ہدف کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ایک خطرناک اسمگلنگ گینگ کی جڑیں کاٹنے کے لیے اس کلب میں موجود تھا۔ ایک ویٹر اس کے پاس سے گزرا تو مومن نے اسے اشارہ کر کے 2 مشروب منگوائے۔ جب ویٹر گلاس لے کر چلا گیا تو مومن نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور انتہائی صفائی اور مہارت سے ایک گلاس میں کچھ قطرے ملا دیے۔ یہ سب وہ اتنی تیزی اور پھرتی سے کر رہا تھا کہ کسی عام انسان کی نظر
वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अनमोल जो इत्तेफाक से असद को ढूंढते उसी तरफ से गुजर रही थी, उसकी तेज और तफ्तीशी नज़र मोमिन के उन पुरस्कार हाथों पर पड़ गई थी। उसका प्रोसिक्यूटर सेहन फौरन मुतहरिक हो गया। वो एक पल के लिए असद को भूलकर उस अजनबी को मगहूर देखने लगी जिसके चेहरे पर सिर्फ सर्द मेहरी और सफाकी थी। उसे लग रहा था कि वो शख्स किसी मासूम लड़की को अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही देर में एक इंतहाई मॉडर्न और तेज तरार सी लड़की वहां आई और मोमिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। वो शिजा थी जिसका मोमिन को काफी देर से इंतजार था। तुमने बुलाया और मैं आ गई। चलो अब जल्दी से काम की बात करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शिजा ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा। मोमिन ने वो मखसूस गिलास उसकी तरफ खिसकाया। पहले कुछ पी लो, फिर तसल्ली से बात करते हैं। काम बहुत बड़ा है और मुझे होशियार लोग पसंद है जो घबराते नहीं है। मोमिन का लहजा बिल्कुल स्पाट और रोकदार था। शिजा ने गिलास उठाया और उसे अपने होंठों के करीब लाने लगी। अनमोल से मजीद रुका ना गया और उसका ज़मीर किसी सूरत की इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो एक लड़की को अपनी आंखों के सामने किसी दरिंदे का शिकार होते देखे। वो तेजी से आगे बढ़ी और शिजा के हाथ से वो गिलास छीन कर सारा मशरूब मोमिन के चेहरे और कपड़ों पर अंडेल दिया। मोमिन जो इस अचानक और बेतुके हमले पर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एकदम से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वहशत और शदीद गुस्सा उमड़ आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कि क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये हरकत करने की। मोमिन ने दांत पीसते हुए अनमोल की कलाई को इतनी जोर से दबोच लिया कि अनमोल के मुंह से दर्द की वजह से एक हल्की सी सिसकी निकली। तुम जैसे घटिया और गलीज लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो सरेआम मासूम लड़कियों के मशरूब में नशावर दवाइयां मिलाकर उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनमोल ने जरा भी खौफजदा हुए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई काटदार लहजे में कहा और अपना बाजू उसकी आहिनी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। उसे अनमोल की कलाई को एक जोरदार झटका दिया और उसे खींच कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। तुम जानती भी हो तुमने अभी क्या किया है? तुमने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। लड़की, तुम जिस आग से खेल रही हो ना, वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मोमिन की आवाज में एक ऐसी खूनी धमकी थी जो किसी की भी जान निकाल सकती थी। अनमोल ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया और अपना फोन निकाल लिया। खेल तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी मिस्टर, और तुम्हें बताऊंगी कि कानून क्या चीज होती है। शिजा ये सारा हंगामा देखकर घबरा गई और इससे पहले कि मोमिन से रोकने की कोशिश करता, वो वहां से तेजी से गायब हो गई, क्योंकि वो किसी भी किस्म के पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। मोमिन ने शिजा को क्लब के दरवाजे से बाहर निकलते देखा तो उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। अनमोल ने तेजी से पुलिस को कॉल मिला दी। क्लब में मौजूद सिक्योरिटी और तमाम तमाशाई वहां इकट्ठे हो गए। मोमिन ने अपने जबड़े बीच के, वो जानता था कि अगर उसने यहाँ अपनी असलियत बताई तो उसका सारा मिशन खराब हो जाएगा और गैंग के लोग अलर्ट होकर छुप जाएंगे। उसे चुपचाप पुलिस के साथ थाने पर जाना पड़ा। वो एक जीती हुई बाजी जिद्दी और अनजान लड़की की वजह से हार चुका था और ये बात उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से सुलगा रही थी। घर वापस आकर अनमोल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। असद भी घर आ चुका था और डर के मारे अपने कमरे में छुपने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने क्लब में अनमोल को देख लिया था और पुलिस के छापे की खबर सुनकर वो पिछले दरवाजे से भाग आया था। अनमोल सीधी उसके कमरे में गई और दरवाजा जोर से खुला। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो सर? मैं जानती हूँ हाँ तुम किन लोगों के साथ थे। मैंने खुद तुम्हें उस गलीज क्लब में देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे या अम्मी से झूठ बोलने की? अनमोल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। असद डर के मारे सर झुकाए खड़ा था। उसे उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। अभी मैं तो बस शाहरुख के साथ चला गया था, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगा। असद ने हकलाते हुए झूठ बहाना तराशा। तुम शाहरुख के साथ अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। मुझे मजीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अगर तुमने दोबारा उस क्लब का रुख किया तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। अनमोल ने उंगली उठाकर उसे आखिरी वार्निंग दी। इतने शोर शराबे की वजह से रेहाना बेगम भी जाग चुकी थी और वो परेशानी से कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। क्या हो गया अनमोल, क्यों गुस्सा कर रही है बेटा? वो थका आ रहा आया है। रेहाना बेगम ने असद की तरफदारी करते हुए कहा। आपको कुछ नहीं पता अम्मी,
آپ کا لاڈلا اب راتوں کو اکیڈمی کے نام پر کلبوں میں جا کر آوارہ گردی کرنے لگا ہے، اور اگر میں نے آج اسے نہ روکا تو کل یہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ انمول نے تلخی سے کہا اور لمبے ڈگ پڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آج کے دن کے واقعات سے بے حد تھک چکی تھی، لیکن اس کا دماغ مسلسل اس اجنبی شخص کی طرف جا رہا تھا جس سے اس نے پولیس کے حوالے کیا تھا، اور وہ اسے کسی قیمت پر بھی کڑی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ اگلے دن عدالت میں مومن دراب علی کے خلاف کیس کی باقاعدہ سماعت ہوئی تھی۔ انمول نے بطور پروسیکیوٹر اس کیس کو خود لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس معاشرے کا ایک ناسور سمجھتی تھی۔ رات بھر کی تفتیش سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مومن علی ایک بہت بڑے اسمگلنگ گینگ کا حصہ ہے جو لڑکیوں کی خرید و فروخت اور ان کی تسکری میں ملوث ہے۔ عدالت کا کمرہ کچا کچ پڑا ہوا تھا اور فضا میں کشیدگی تھی۔ مومن کٹہرے میں انتہائی پرسکون اور بے نیاز انداز میں کھڑا تھا، جیسے اسے ساری کاروائی اور انمول کے غصے سے کوئی پرواہ نہ ہو۔ جج صاحب، یہ شخص ان درندوں میں سے ایک ہے جو سریعام لڑکیوں کو نشاور چیزیں دے کر انہیں اپنے گناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسمگل کرتے ہیں۔ میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو مشروب میں نشاور دوا ملاتے دیکھا ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک کھلا خطرہ ہے اور اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور معصوم لڑکی ان کا شکار نہ بن سکے۔ انمول نے انتہائی پر اعتماد اور کارڈدار لہجے میں اپنے دلائل پیش کیے اور جج کو وہ ساری رپورٹ پیش کی جس نے رات بھر جاگ کر تیار کی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے مومن نے ایک طنزیہ اور پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ انمول کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کوئی لفظ بولے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا کارڈ ہولڈر نکال کر جج کے سامنے پیش کر دیا۔ جج نے کارڈ دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے اور انہوں نے حیرت سے مومن کی طرف دیکھا۔ انہوں نے انتہائی احترام سے وہ کارڈ واپس مومن کو دیا اور اپنا گلا صاف کرتے انمول کی طرف دیکھ کر بولے، مس انمول، آپ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ شخص کوئی مجرم یا اسمگلر نہیں ہے، بلکہ ہماری خفیہ ایجنسی کے ایک انتہائی قابل اور بہادر آفیسر ہے، اور یہ اس وقت ایک انڈر کور مشن پر تھے۔ آپ کی اس غلط اور جذباتی قدم کی وجہ سے ان کا پورا مشن خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہے، اس لیے یہ کیس یہی خارج کیا جاتا ہے اور انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ جج کے ان الفاظ نے انمول کو جیسے ایک لمحے کے لیے بت بنا دیا۔ وہ حیرت سے بے یقینی سے شدید غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے مومن کو دیکھ رہی تھی جو اب ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ ایک درندہ سمجھ کر یہاں لائی تھی وہ دراصل قانون کا ہی ایک محافظ نکلا، اور اس کی اپنی اتنی جلد بازی نے ایک اہم مشن کو برباد کر دیا۔ عدالت کی کارروائی ختم ہونے کے بعد انمول تیزی سے فائلیں سمیٹ کر باہر راہداری میں آ گئی۔ اس کا دماغ اب سائیں سائیں کر رہا تھا، اسے خود پر اور اپنی جلد بازی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک مومن دراب علی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد اور پرسکون تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج کی چمک تھی۔ تم نے اپنی بازی کھیل لی مس پروسیکیوٹر، اور میرا ایک بہت اہم مشن برباد کر دیا۔ اب میری باری، اور یاد رکھنا جب میں کھیلتا ہوں تو سامنے والے کو سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہیں دیتا۔ تم نے مومن دراب علی سے دشمنی مول لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مومن کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی دھمکی اور غصہ بہت واضح تھا۔ انمول نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور ذرا بھی گھبرائے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں تم جیسے مغرور اور کھوکھلے لوگوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی مسٹر مومن دراب علی۔ اپنا راستہ ناپو اور میرے راستے میں دوبارہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرا کام سچ کا ساتھ دینا ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ انمول اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر انتہائی غرور سے آگے بڑھ گئی، لیکن مومن کی نظریں اس کے دور ہوتے وجود پر جمی تھی۔ اس کے اندر اس لڑکی کو ہرانے اور جھکانے کی ایک عجیب سی ضد اور جنون جاگ چکا تھا۔ مومن کی دھمکی انمول کے ذہن پر ایک بوجھ ضرور ڈال گئی تھی، لیکن اس نے بظاہر اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ سارا راستہ گاڑی چلاتے اس کی الجھن کا شکار ہے کہ آخر وہ شخص کس حد تک جا سکتا، لیکن گھر پہنچتے اس کی ساری توجہ اسد کی طرف مڑ گئی جو آج پھر کالج سے غائب تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے رہانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ملی، جن کے چہرے پر فکر کے گہرے سائے تھے۔ انمول نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور تھک کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی، اسد ابھی تک نہیں آیا کیا؟ میں نے اکیڈمی فون کیا تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 3 دن سے وہاں گیا ہی نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس لڑکے کا کیا کروں۔
वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अनमोल ने माथा मसलते अपनी परेशानी का इजहार किया तो रेहाना बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तुम कब तक इस घर अपने भाई की फिक्र में खुद को हलकान करती रहोगी? मैंने तुम्हें सिर्फ मेहनत और मुशक्कत करते देखा है। तुमने अपने बाप के बाद इस घर को संभालने के लिए अपनी जात को बिल्कुल ही भुला दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। आज मैं एक पुरानी जानने वाली आई थी। वो अपने भतीजे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी। लड़का फौज में बहुत आला ओहदे पर है और इंतहाई शरीफ और खानदानी है। रेहाना बेगम की आवाज़ में एक इल्तिजा थी जो अनमोल के दिल पर भारी पत्थर की तरह लगी। अनमोल ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और कदरे नाराजगी से बोली, अम्मी, आप जानती भी है कि मैं असद की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई अभी, और इसकी हरकतें भी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं इस वक्त शादी का सोच भी नहीं सकती। मुझे अपना करियर और ये घर देखना है। आप इन बातों में पढ़कर खुद को और मुझे परेशान ना करें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अनमोल का वो दो टोक अंदाज और इनकार सुनकर रेहाना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज़ भर आ गई। बेटा, मेरी सासू का कोई भरोसा नहीं। मैं बीमार रहती हूँ और मैं मरने से पहले तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी इस बूढ़ी और बीमार माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगी? मैंने उन्हें जबान दे दी है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। लड़के का कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं है, बस वो अकेला ही है। इसलिए कोई तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। अगर तुमने मुझे इनकार किया तो मैं समझूंगी कि तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया। रेहाना बेगम ने रोते हुए अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए तो अनमोल का दिल जैसे कट कर रह गया। वो मजबूत आसाब की जरूर थी, लेकिन अपने माँ के आंसुओं के सामने उसकी सारी मजबूती रेत की दीवार की तरह साबित होती थी। उसे बेबसी से अपनी आंखें बंद की और माँ के गले लगकर रो पड़ी। अच्छा, आप रोई तो ना, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपकी खुशी के लिए मैं इस शादी करने को भी तैयार हूँ। आप इन लोगों को बस हाँ कर दें। अनमोल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला कर ही लिया जिसके लिए वो तैयार तो नहीं थी, लेकिन माँ की खुशी और जिंदगी से बढ़कर से कुछ नहीं था। अगले चंद दिन इतनी तेजी से गुजरे कि अनमोल को कुछ सोचने और समझने की मोहलत ही नहीं मिली। रेहाना बेगम ने लड़के वालों से मिलकर सादगी से निकाह की तारीख तय कर दी और अनमोल एक रोबोट की तरह मानती जा रही थी। शादी का दिन भी आन पहुंचा और अनमोल सुर्ख रंग के भारी अरूसी जोड़े में मलबूस आईने के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी या चमक नहीं थी, बस एक वीरानी थी। उसे अभी तक अपने होने वाले शौहर को नहीं देखा था, क्योंकि रेहाना बेगम का कहना था कि वो फौजी है और किसी अहम मिशन पर सीधा निकाह के वक्त ही पहुंचेगा। बाहर हॉल में मेहमानों का शोर था और फिर काजी साहब ने अंदर आकर उसे इजाजत दी और उसने खामोशी से कांपते हाथों के साथ निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और उसे रुखसत करके एक इंतहाई शानदार और बड़े से घर में लाया गया, जो बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही खामोश लग रहा था। उसे एक बड़े से सजे हुए कमरे में लाकर बिठा दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सजावट भी बड़े सलीके से की हुई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और किसी के बाहरी कदमों की आहट सुनाई दी। अनमोल ने घबराकर अपने दुपट्टे की ओर से नीचे देखा तो उसे काले रंग की चमकदार बूट नजर आए। वो शख्स चलता बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एक तंजिया हंसी की आवाज कमरे में गूंजी। अनमोल के दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। ये आवाज उसके लिए कतई तौर पर अजनबी नहीं थी। उसे झटके से अपना सर ऊपर उठाया और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। उसके सामने कलफ लगी शलवार कमीज में मलबूस मोमिन दुराब अली खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक इंतहाई फातिहाना मुस्कुराहट थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनमोल हकलाते हुए बिस्तर से खड़ी हो गई। मोमिन ने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में अपने बाजू सीने में बांधे और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना मिस प्रोसिक्यूटर कि तुमने अपनी बाजी खेल ली, अब मेरी बारी है। और जब मैं खेलता हूं तो सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देता। तुम जिस शख्स के निकाहनामे पर दस्तखत करके आई हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि मोमिन दुराब अली है। मोमिन के अल्फाज किसी तेजधार खंजर की तरह अनमोल के दिल पर उतर रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। व्हाट? मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। तुम जैसे इंतकामी इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती।
अनमोल दहाड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मोमिन ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका बाजू मजबूती से दबोच लिया और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अनमोल हिल भी ना सकी। कहाँ जा रही हो बेगम? अभी तो हमारी जिंदगी का असल खेल शुरू हुआ है। तुमने मेरा वो मिशन बर्बाद किया था जिसके लिए मैंने महीनों रातों की नींदें हराम की थी। तुमने सरेआम मुझे जलील करवाने की कोशिश की थी और तुम सोच रही हो कि तुम आसानी से बच जाओगी। मोमिन दुराब अली को भी अपना बदला अधूरा नहीं छोड़ता और तुम मेरी बीवी हो और इस कैद खाने में तुम्हें जिंदगी भर रहना पड़ेगा। मोमिन की आवाज में वहशत थी और जो अनमोल के होश उड़ा रही थी। अनमोल ने पूरी ताकत से उसके सीने पर हाथ मारकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारे इस घिनौनी बदले का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। तुम मुझ पर कोई हक नहीं जता सकते। अनमोल की आंखों से गुस्से और बेबसी के आंसू बहने लगे। मोमिन ने उसकी मज़ाहमत को बिल्कुल नजरअंदाज करते उसकी कमर में हाथ डालकर उसे मजीद अपने हिसार में जकड़ लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक इंतहाई शरारती और खतरनाक लहजे में बोला, हक तो मैं जता सकता हूँ प्रोसिक्यूटर साहिबा, और अब इतना सच धर कर मेरे कमरे में बैठी हो तो मैं तुम्हें ठुकरा तो नहीं सकता। मेरा इंतकाम इतना भी बेजायका नहीं है। ये कहते हुए उसने अनमोल को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया और उसके लबों पर अपने हक की मोहर सख्त कर दी। अनमोल की सारी मज़ाहमत और सारा गुस्सा उस एक पल में कहीं दम तोड़ गया और इस जबरदस्ती के रिश्ते की वो भेंट चढ़ गई। वो इस पर काबिज होना अपना हक वसूल कर गया। अगली सुबह जब अनमोल की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली हुई थी और वो बिस्तर पर बिल्कुल अकेली थी। रात के लम्हात की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोझल कदमों से उठी और नहा धोकर कमरे से बाहर निकली। ये घर अंदर से किसी महल से कम नहीं था, लेकिन बहुत वीरानी सी महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ कभी कोई हंसा ही ना हो। वो चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई तो मोमिन वहां नाश्ता कर रहा था। उसे स्याह रंग का सूट पहन रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट और जज्बात से आरी था। अनमोल को देखते ही उसने नजरें फेर ली और अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ देखने लगा, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। अनमोल खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी कि शायद कि वो कोई बात करे या कम से कम कोई तंज ही करते। लेकिन मोमिन ने नाश्ता खत्म किया, अपना कोट उठाया और बगैर एक लफ्ज बोले उसकी तरफ देख के घर से बाहर निकल गया। अनमोल शदीद उलझन का शिकार हो चुकी थी। रात को जो शख्स उस पर अपना हक जता रहा था और इतनी शिद्दत से उसके करीब आया था, आज सुबह वो उसे बिल्कुल एक अजनबी की तरह नजरअंदाज करके चला गया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। उसे अंदाजा हो गया कि मोमिन का असल इंतकाम यही था कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके मुकम्मल तौर पर तनहा और लावारिस छोड़ दे। आने वाले कई दिन इसी खामोशी से और दूरी से गुजर गए। अनमोल ने नोट किया कि मोमिन इस बड़े से घर में अपने ज्यादातर काम खुद करता था। चंद मुलाजिम थे, लेकिन बाबा रहीम उसके बहुत खास और पुराने थे और वो बाबा रहीम के बुढ़ापे का ख्याल रखते, उन्हें कम से कम जहमत देता था। वो अनमोल के सामने तो एक पत्थर और अजनबी इंसान बना रहता, लेकिन अनमोल ने 2-3 बार उसे किचन के दरवाजे पर खड़े होकर बाबा रहीम से धीमी आवाज में पूछते सुना था कि अनमोल ने खाना खाया है या नहीं और उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मोमिन की इस खास खामोशी, खामोश परवाह और उसकी शख्सियत की इस तजाद ने अनमोल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो शख्स इतना सख्त और जालिम बनने का दिखावा करता है वो अंदर से इतना भी पत्थर नहीं। इसी तरह तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया और अनमोल इस घर के माहौल को समझने लगी। एक दोपहर वो कमरे की तन्हाई और थकन से बेजार होकर लाउंज में आई तो बाबा रहीम किचन से खाने की एक खुशबूदार ट्रे लिए बाहर आ रहे थे। आओ बेटी, आज मैंने खास तौर पर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, आकर बैठो और तसल्ली से खाना खा लो। तुम कई दिनों से थक गई हो ना, कुछ नहीं खा रही। बाबा रहीम ने इंतहाई शफकत और मोहब्बत से मुस्कुराते उसे डाइनिंग टेबल की तरफ बुलाया। तनमोल उनके इस खास खुलूस को टाल ना सके और उनके पास आकर बैठ गई। उसके दिल में कई दिनों से मोमिन को लेकर जो सवालात और उलझन गर्दिश कर रही थी वो आज बाबा रहीम की इस अपनायत को देखकर होंठों तक आ गई। बाबा, ये घर इतना खाली खाली क्यों है? मोमिन के वालिदैन कहाँ हैं और मोमिन क्या वाकई इतने गुस्से वाले हैं? बाबा रहीम ने गहरी और सर्द आह भरी और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों में एक पुराना दुख उभर आया। मोमिन बाबा का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है बेटी। मैं उनके वालिदैन को के दूर से इस खानदान की खिदमत कर रहा हूँ। उनका घर इतना बड़ा तो नहीं था मगर मोहब्बतों से भरा हुआ था। फिर एक हादसे में उनके माँ बाप उन्हें तनहा छोड़ गए और उनका और कोई बहन भाई नहीं था।
उस वक्त मोमिन बाबा बहुत छोटे थे। बाबा रहीम की आवाज़ भराकर उन्होंने अपने आंसू साफ कर दिए। उनके जाने के बाद कुछ नाम नहात रिश्तेदारों ने उन्हें सहारा तो दिया, मगर उनका रवैया उस मासूम बच्चे के साथ इंतहाई कड़वा और जालिमाना था। मैंने अपनी आंखों से उस यतीम बच्चे को रातों को माँ की ममता के लिए तड़पते और रोते देखा था। वो तरसता था कि वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखे, मगर उसे सिर्फ दुत्कार और ताने मिले। मैं बिना तनख्वाह के भी उनके साथ रहा, क्योंकि मुझे उस बच्चे की अजियत नहीं देखी जाती थी। जूं जूं वो बड़े होते गए, उन्होंने अपने आंसू पीना सीख लिए और खुद को इस दुनिया की तलखियों से बचाने के लिए पत्थर कर लिया। दिन रात मेहनत की और इन घुटन हालात में भी कभी किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया, बल्कि खुद को इस काबिल बनाया कि आज वो इस मुकाम पर हैं। उन्होंने ये सब कुछ अकेले सहा बेटी, इसलिए उनका दिल बाहर से सख्त हो चुका है। वो लोगों को दूर रखते हैं ताकि कोई दोबारा उनके जज्बात से ना खेल सके। बाबा रहीम की बातें अनमोल के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसे याद आया कि कैसे मोमिन ने पहली रात उससे अपना बदला लिया था, लेकिन उसके लम्स में एक तड़प और महरूमी थी जो उस वक्त गुस्से में समझ नहीं पाई थी। वो शख्स जो उसे एक मगरूर और जालिम इंसान लगता था, वो अंदर से एक टूटा हुआ मुजरिम और महरूम बच्चा था जिसे कभी जीने का असल सलीका सिखाया ही नहीं गया था। अनमोल की आंखों में मोमिन के लिए बेनाम दुख के लिए साथ हमदर्दी के आंसू आ गए। उसके दिल में मौजूद नफरत की बर्फ पिघलने लगी। इन इंकशाफात के बाद उसने फैसला किया कि वो मोमिन के इस जालिमाना रवैये का जवाब उससे से नहीं देगी, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगी। शाम गहरी हो चुकी थी और अनमोल लाउंज में सोफे पर बैठी मोमिन का इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और मोमिन थके हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसे अपना कोट सोफे पे फेंका और टाई ढीली करने लगा। अनमोल अपनी जगह से उठी और किचन से पानी का ग्लास लाकर इंतहाई नरमी से उसके सामने कर दिया। अब थक गए होंगे ना, ले पानी पी ली। और मैंने बाबा रहीम के साथ मिलकर आपकी पसंद का खाना भी बनाया है, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम साथ मिलकर खाते हैं। अनमोल के इस धीमे और परवाह से भरे लहजे ने मोमिन को अंदर तक हैरान कर दिया था। उसने चौंक कर अनमोल की तरफ देखा और उसकी तरफ से लड़ाई की तवक्का कर रहा था, लेकिन अनमोल की आंखों में इस वक्त कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक नरमी और अपनाहट थी। मोमिन ने बिना कोई जवाब दिए पानी का ग्लास लिया और एक ही घूंट में पीकर ग्लास मेज पर रख दिया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, और मुझ पर ये ना बीवियों वाले हकूक जमाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में आने वाला नहीं, मोमिन ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके कदमों की वो पुरानी मजबूती नहीं थी। अनमोल की इस छोटी सी परवाह ने उसके अंदर हलचल तो जरूर मचा दी थी। अगले कुछ दिनों में अनमोल ने अपना रवैया बिल्कुल बदल लिया। अपने काम की तरफ भी दोबारा से मौल हो गई। वो सुबह जल्दी उठकर किचन में जाती और बाबा रहीम की मदद करके मोमिन का नाश्ता खुद तैयार करती। वो उसके कपड़े निकाल कर रखती और इस बात का खामोशी से ध्यान रखती कि मोमिन को बस किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मोमिन बज़ाहिर उसकी इन सब बातों को नज़रअंदाज करता, लेकिन जब अनमोल उसके सामने ना होती तो उसकी नजरें बेसाख्ता उसे अपने घर में तलाश करती। वो अनमोल के उस बदलते हुए नरम रवैये से अंदर ही अंदर उलझ रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की से बदला लेने का सोचा था, मगर अब वही लड़की उसके दिल की पुरानी और बंजर जमीन पर मोहब्बत के बीज बो रही थी। एक रात लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी और अनमोल सोफे पर बैठी एक कानूनी फाइल का बखूबी जायजा ले रही थी। वो पिछले कई घंटों से एक पेचीदा केस में उलझी हुई थी और उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। मोमिन पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा जा रहा था जब उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी, जो कि माथे पर सिलवटें डाले फाइल के सफ़ात पलट रही थी। और वो ना चाहते हुए भी उसके करीब वाले सोफे पर आकर बैठ गया और पानी का ग्लास मेज़ पर रख दिया। क्या कोई बहुत मुश्किल केस है जो प्रोसिक्यूटर साहिबा की नींदें उड़ा रहा है? मोमिन ने इंतहाई धीमे और पुरसुकून लहजे में पूछा, तो उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि पिछले कई दिनों में ये उनके दरमियान होने वाली पहली बाकायदा बातचीत थी। अनमोल ने फाइल बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, एक केस है जिसमें एक शख्स ने अपनी बहन को बचाने के लिए कानून अपने हाथ में ले लिया और जालिमों के गैंग में शामिल हो गया ताकि उन्हें अंदर से ख़त्म कर सके। बज़ाहिर वो एक मुजरिम है, लेकिन उसकी नीयत सच्ची है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कानून की नज़र में उसे मुजरिम साबित करूं या हालात का सताया हुआ एक मुहाफिज करार दूं। अनमोल ने अपनी
الجھن بیان کی تو مومن کی آنکھوں میں ایک گہری اور خاموش معنی فیس چمک ہو گئی۔ اس نے میز پر جھک کر اپنے ہاتھ آپس میں باندھے اور انمول کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، بعض اوقات قانون کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ سچائی کو اس کے اصل روپ میں نہیں دیکھ پاتا۔ جب کوئی اپنا خطرے میں ہو تو ایک محافظ کو ظالم کا روپ دھارنا پڑتا ہے تاکہ اندھیرے میں اتر کر ان ناسوروں کو ختم کر سکے جن تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ ایسے لوگ مجرم نہیں ہوتے بلکہ وہ تنہا جنگجو ہوتے ہیں جو اپنوں کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مومن کے ان الفاظ میں اتنا گہرا درد اور سچائی تھی کہ انمول پل کے جھپکنا بھول گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور اس ایک لمحے میں بہت سے انکہے سچ ان کے درمیان گردش کرنے لگے تھے۔ مومن کو فوراً احساس ہوا کہ وہ روانی میں اپنے جذبات کہہ گیا ہے اور اس نے جلدی سے نظریں چھڑائی اور بنا کوئی مزید بات کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن انمول دیر تک اس کے کہے گئے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ ان کے درمیان چھائی ہوئی وہ گہری دھند کافی حد تک جٹنے لگی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت مومن اپنے کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ انمول آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا انتہائی خوبصورت اور سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک قدرتی سی تازگی اور چمک تھی۔ مومن کی نظریں اس پر جم سی کر رہ گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی اداسی اور تھکن کے بعد آج وہ کھلی ہوئی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ انمول نے آئینے میں مومن کا عکس دیکھا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف مڑی اور مومن کی ان گہری نگاہوں کو محسوس کر کے اندر تک شرما گئی تھی۔ لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے امی سے ملنا جانا ہے، کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دیں گے؟ مومن نے جلدی سے اپنا گلا صاف کیا اور اپنی بے ساختہ مہوریت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں دوسری طرف پھیلی۔ ٹھیک ہے، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ راستے میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ مومن نے اسے اس کی ماں کے گھر کے باہر اتارا اور واپس اپنی منزل کی طرف مڑ گیا۔ لیکن جب وہ اس بڑے سے گھر میں اکیلا واپس آیا تو اسے وہ گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی موجودگی کا کتنا عادی ہو چکا ہے اور اس کی دھیمی آواز کو کے بنا یہ گھر اسے قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ رات کو وہ اکیلا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، لیکن بابا رحیم کے لائے ہوئے کھانے میں اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی نکالے اور جا کر انمول کو واپس لے، لیکن اس کا خول اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا چمچ سے پلیٹ میں کھانا ہلاتا رہا۔ دوسری طرف انمول اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی ان سے شکوہ کر رہی تھی کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں امی، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے مجھے کیوں کہا کہ وہ ایک فوجی اور وہ سیدھا نکاح پر آئے گا؟ آپ جانتی تھی کہ مومن دراب علی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھے اعتماد میں نہیں دیا۔ ریحانہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور انمول کا ہاتھ پکڑتے بولی، بیٹا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے مومن نے خود سختی سے منع کیا تھا کہ میں تمہیں اس کی اصلیت نہ بتاؤں۔ وہ جانتا تھا کہ تم اس کے نام سے ہی نفرت کرتی ہو اور نکاح سے صاف انکار کر دو گے۔ انمول نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں نے اس شخص کا ساتھ دیا تھا اور اسد اس ساری منصوبہ بندی میں مومن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے ہی مجھے سمجھایا تھا کہ مومن ایک بہت اچھا اور سچا انسان ہے اور وہی تمہاری زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ ریحانہ بیگم نے ایک انکشاف کیا تو انمول کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسی وقت اسد کمرے میں داخل ہوا اور وہ یہ گفتگو سن چکا تھا۔ اپنی بہن کے چہرے پر موجود الجھن کو دیکھ کر اس کے پاس وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپی، مومن بھائی کوئی ظالم انسان نہیں ہے اور نہ ہی شاہ رخ میرا کوئی آوارہ دوست ہے۔ اور دراصل شاہ رخ مومن بھائی کا اپنا کزن ہے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے اس اسمگلنگ گینگ کو پکڑنے کے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اسد کی بات سن کر انمول کی بولتی بند ہو گئی۔ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مزید بتانے لگا، میں شاہ رخ کے کہنے پر اس کلب میں جاتا تھا کہ ہم شیزہ نامی اس لڑکی کی جاسوسی کر سکیں جو معصوم لڑکی پھنساتی تھی۔ میرا مقصد وہاں کوئی غلط کام کرنا نہیں تھا، بلکہ میں انٹیلیجنس کے اسکوپیا آپریشن میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ مومن بھائی کو معلوم تھا کہ آپ ایک اصول پسند پروسیکیوٹر ہیں اور آپ کے جذباتی پن کی وجہ سے ہی ان کا مشن خراب ہو سکتا ہے۔
اسی لیے انہوں نے شاہ رخ کو میرے پیچھے لگایا تھا تاکہ وہ کلب کے اندر کی ساری خبریں رکھ سکے۔ انمول کو وہ اب ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہو۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی اور اسے بنا سوچے سمجھے مومن کے خلاف کیسا محاذ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ شخص جسے ایک مجرم اور درندہ لگتا تھا، وہ دراصل ملک کی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے گھوم رہا تھا، اور اصل بھی کوئی آوارہ گرد نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑے نیک مقصد کا حصہ تھا۔ اسے اپنے رویے، اپنی عدالت پر کوئی کی گئی تلخ کلامی اور مومن کے ساتھ کی گئی سختی پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے مومن کو سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی اور اب وہ اس ساری غلط فہمی کو جلد از جلد دور کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران مومن علی اپنی مشن کے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی دن رات کی گھٹن محنت بلاخر رنگ لے اور وہ شیزا تک دوبارہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی پوری ٹیم اور شاہ رخ کے ساتھ مل کر شہر سے باہر اس پرانے گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جہاں آج رات لڑکیوں کے ایک بڑے گروپ کو باہر بیچنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ گینگ کے سرگنا کو جب اس چھاپے کی بھنک پڑی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ مومن نے انتہائی دلیری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کی فائرنگ کا جواب دیا اور چند ہی منٹوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد سے اس پورے گودام پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ گینگ کے تمام کارندوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئی۔ شیزا جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے بھی مومن نے خود پکڑ لیا اور اس مکروہ دھندے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس جرب کے دوران ایک گولی مومن کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی جس سے اس کی قمیض کی آستین خون سے لت پت ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون اور طمانینت تھی اور اس نے اپنا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ وہ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں بچا لی تھی۔ وہ ان تمام مجرموں کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد ہسپتال سے اپنے بازو کی مرہم پٹی کروا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ انمول واپس اپنے گھر آ گئی تھی اور لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتی مومن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں اپنے الفاظ ترتیب دیتی کہ وہ مومن سے کس طرح بات کا آغاز کرے اور کیسے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے۔ اچانک گھر کے لینڈ لائن فون کی تیز گھنٹی بجی تو کچن میں کام کرتے ہوئے بابا رحیم نے جلدی سے باہر آ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف شاہ رخ تھا جو انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں بابا رحیم کو کچھ بتا رہا تھا۔ بابا رحیم کے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ان کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا جیسے ان کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا۔ انمول نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سے گھبرا کر دوڑتی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے بابا؟ کس کا فون تھا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انمول نے ان کا کندھا ہلاتے انتہائی خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ رحیم بابا نے روتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ بیٹی، شاہ رخ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مومن بابا کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ الفاظ سنتے انمول کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بے دردی سے مسل دیا اور اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر دیوانوں کی طرح دوڑتی روتی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ اسے اس وقت نہ اپنی انا یاد تھی، نہ کوئی دشمنی اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ اسے صرف مومن کی جان کی فکر کھائی جا رہی تھی جس کے بغیر اب اس کی اپنی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے اللہ سے مومن کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ روتی اور گرتی پڑتی مین گیٹ تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک سے گیٹ کھلا اور مومن اپنے قدموں پر چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی لیکن وہ بالکل ٹھیک اور ہوش و حواس میں لگ رہا تھا۔ انمول نے اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور سیدھا جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ مومن کے سینے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگی جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ آپ کو کچھ ہو جاتا میں کیا کرتی؟ آپ کے بغیر میں نہیں جی سکتی۔ آپ نے مجھے اتنا ڈرا کیوں دیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی۔ انمول روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مومن کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ مومن جو اس سارے حملے اور انمول کے اس رد عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، ایک پل کے لیے بت بن کر آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انمول اس طرح سسکتے ہوئے اپنے جذبات کا اعتراف کر رہی ہے۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنی صحت مند بازو سے
अनमोल को अपने हिसार में लिया और उसके बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरता बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ अनमोल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रोना बंद करो प्लीज। मोमिन की धीमी और पुरसकून आवाज सुनकर अनमोल को कुछ होश आया और वो हिचकियां लेती उससे जरा सा पीछे हटी और उसने मोमिन के बाजू पर पट्टी बंदी और खून के निशानात देखे तो उसकी आंखों में फिर से खौफ भरा है। आप तो कह रहे थे कि आप ठीक है, फिर ये खून कैसा? और शाहरुख ने बाबा रहीम को फोन करके क्यों कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? अनमोल ने गुस्से और फिक्र भरे अल्फाज में मिले जुले लहजे में बोला। मोमिन ने मुस्कुराते अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए और बोला, वो एक्सीडेंट वाली बात शाहरुख ने बस मजाक में गई थी। वो असल में दरअसल मिशन के दौरान मुझे हल्की सी गोली छूकर गुजर गई और हमने उस गैंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इसलिए शाहरुख खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। गोली को सुनकर अनमोल ने तड़प कर मोमिन की पट्टी की तरफ देखा। शाहरुख की उस भोंदे मजाक पर से शदीद गुस्सा आया। उसे खफा होकर मोमिन से अपना हाथ छुड़ाया। मजाक? मेरी जान निकाल दी और मजाक? वो गुस्से से बुड़बुड़ाई और मुंह फैलाकर तेजी से अंदर की तरफ चल दी। मोमिन उसकी इस मासूम सी नाराजगी पर दिल खोल कर मुस्कुराया और उसके पीछे अंदर आ गया। आज इसके घर की वीरानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तनहा जिंदगी को बुलाकर एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला साथी मिल गया है। शाम के वक्त शाहरुख उनके घर आया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसने लाउंज में बैठी अनमोल के साथ सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भाभी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे इस छोटे से मजाक आप पर इतना बड़ा असर कर देगा। मैं तो बस आप दोनों के दरमियान की उस सर्द महरी को खत्म करना चाहता था। मुझे माफ करते, मैं आइंदा से कोई मजाक नहीं करूंगा। अनमोल ने भलाखिर उसे माफ कर दिया क्योंकि वो दिल ही दिल में जानती थी कि शाहरुख और असद ने मिलकर मुल्क के लिए कितना बड़ा काम किया और इनकी वजह से ही आज उसकी मोमिन से सारी गलतफहमियां दूर हो सकी थी। रात का पिछला पहर था और उनके कमरे में मध्यम सी पीली रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को सैर अंगेज तासुर दे रही थी। अनमोल आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक वही खफगी थी जो वो मोमिन को दिखाने के लिए बरकरार रखे हुए थी। मोमिन चलता हुआ उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और आईने में उसकी झुकी हुई नजरों को देखकर इंतहाई दिलकशी से मुस्कुराया। उसने इंतहाई नरमी से अनमोल के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अनमोल को तो जैसे करंट लगा। उसके हाथ की हरकत वहीं रुक गई। क्या मेरा प्रोसिक्यूटर मेरी साहिबा अभी तक मुझसे नाराज है क्या, या वो मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे चुकी है? मोमिन की आवाज में आज सच्ची मोहब्बत और दिल पर क्या क्या किया गया इकरार था। अनमोल ने पलटकर उसकी गहरी आंखों में देखा जिसमें अब सिर्फ उसके लिए तड़प और तहफ्फुज के दीप जल रहे थे। वो आंखें जो कभी बेहिस और पत्थर हुआ करती थी आज अनमोल की मोहब्बत के आगे मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। उसने अपना सर मोमिन के सीने पर रख दिया जहां उसके दिल की धड़कन एक नई जिंदगी और मोहब्बत का गीत गा रही थी। आपकी सजा यही है कि अब आपको सारी जिंदगी इस प्रोसिक्यूटर की कैद में गुजारनी पड़ेगी और इस कैद से आपको रहती दुनिया तक कोई रहाई नहीं मिलेगी। अनमोल ने मुस्कुराते हुए नम आंखों से कहा, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मोमिन ने इतना तड़क और शरारती अंदाज में कहा कि अनमोल ने सर उठाकर देखा और फिर दोनों ही हंस पड़े। आखिर मोमिन ने उसे अपने मजबूत हिसार में समेट कर उसकी पेशानी पर अपने दहकते हुए लब रख दिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और ऐसी ही मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल जीमल वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही मजीद कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकें। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।